कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एसी है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय जनरेटर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पोल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पोल्स इंटू रोटेशन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। जो अल्टरनेटिंग करंट है इलेक्ट्रिक वायर के अंदर और बल्ब के अंदर फ्लो 50 टाइम्स इन वन डायरेक्शन और 50 टाइम्स इन अपोजिट डायरेक्शन in 1 second. Since in one cycle the current becomes zero twice, hence bulb lights up 100 times and off 100 times in 1 second, यानी 50 cycle. But due to persistence of vision it appear light continuously. AC होता है ना, वो DC के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस होता है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ AC होता है वो मिनिमम होता है एट दैट इंस्टेंट व्हेन दे आर नियर देयर पीक वैल्यू। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ AC होता है वो मिनिमम होता है एट दैट इंस्टेंट जब दे आर नियर देयर पीक वैल्यू। AC equipment such as electric motor are more durable and convenient compared to DC equipment. फिर देखो स्किन इफेक्ट बता रखा है यहाँ पे कुछ कि जो फ्लक्स चेंज होता है टू द इनर कंडक्टर इज़ हायर, देयर इंडक्टेंस टू द इनर पार्ट इज़ हायर देन द आउटर पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में जो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो हम असर्शन रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखो असर्शन रीज़न में फर्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड EMF बाय फेज एंगल π/2। यानी एक अल्टरनेटिंग करंट है वो करता है लैग करता है, यानी कि लैग करता है बिहाइंड एन EMF का एंगल π/2 व्हेन AC फ्लो थ्रू इंडक्टर। जब AC फ्लो करता है थ्रू अ इंडक्टर, जब फ्लो करता है इसे किसी इंडक्टर से, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो लैग करता है π/2 से। और जो रीज़न है द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC डिक्रीजेज। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, ये इसका रीज़न है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले अपन को रीज़न पढ़ना होता है। पहले रीज़न पढ़ोगे बाद में असर्शन पढ़ोगे तो आपको सही क्लैरिटी मिलेगी, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या ऐसा होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीज़ करता है? तो ये देखो सबसे पहले रीज़न आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो रीज़न तो हमें यहाँ सही लग रहा है क्योंकि रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगा तो XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω/L। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है। नहीं, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है XL के ω/L, तो इसीलिए ये रीज़न तो सही नहीं होगा। हमें ये पता चल गया कि जो रीज़न है वो तो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω/L होता है। लेकिन असर्शन बोल रहा है अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल π/2। तो जब हम इंडक्टर लगाते हैं ना तो करंट होता है वो क्या करता है π/2 से क्या करता है, लैग करता है, ना कि लीड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा कि हमारे पास में जो रीज़न है वो फॉल्स है लेकिन असर्शन क्या है, ट्रू है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोलता है कि जो कैपेसिटर है ना वो सर्व करता है एज अ ब्लॉक फॉर DC एंड ऑफर्स एन ईजी पाथ टू AC। एक कैपेसिटर सर्व करता है एज अ ब्लॉक DC के लिए, तो एज अ ब्लॉक सर्व करता है और ऑफर करता है एक ईजी पाथ टू AC। ये तो क्या असर्शन। रीज़न है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो कैपेसिटेंस रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की, ये तो सही है रीजंस तो। और असर्शन पढ़े तो कैपेसिटर सर्व एज अ ब्लॉक फॉर DC एंड ऑफर एज इजी पास टू AC। तो असर्शन को हमें रीज़न तो हमें पता चल गया सही है, कैपेसिटर सर्व एज ब्लॉक फॉर DC एंड ऑफर्ड एन ईजी पास टू AC। तो दैट्स एक्चुअली अ ट्रू थिंग कि कैपेसिटर ब्लॉक फॉर DC एंड ऑफर करता है कि ईजी पाथ को। क्यों करता है, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसके केस में DC के केस में इनफाइनाइट होती है, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है और बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है AC के लिए, इसीलिए कैपेसिटर ब्लॉक करता है फॉर DC। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन LCR सर्किट EMF द लीड्स द करंट। तो कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है तो EMF क्या करेगा, लीड करेगा, लीड्स द करंट, क्या EMF लीड करेगा करंट को। और रीज़न बोल रहा है द फेज एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग EMF एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ द सर्किट। तो फेज एंगल एक ऐसा एंगल होता है बिटवीन EMF और करंट के बीच में सर्किट का। क्या फेज एंगल करंट और EMF का एंगल होता है बिटवीन दोज टू थिंग्स, तो ये हमें बताना है। तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा होगा, स्मॉलर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन LCR सर्किट
जो ईएमएफ लीड करेगा करंट को, रीज़न बोल रहा था फेज एंगल इज एंगल। तो ये देखो दोनों चीज़ें हमें पता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ दे रखा है। तो फेज एंगल जो है एलसीआर सर्किट के लिए वो 10 फाई की वैल्यू तो हमें पता ये होती है, जहाँ पे एक्सएल एक्सी यहाँ एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो 10 फाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फाई अगर पॉजिटिव है तो वो 0 और π/2 के बीच में होता है। इसीलिए वो क्या करता है, ईएमएफ क्या करता है, लीड करता है करंट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असर्शंस और रीज़न दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रू है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे रखा हमें सही, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमें कुछ इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा इसको एलैबोरेट करके थोड़ा एक्सपैंड करके बताना चाहिए था कि कैसे वो तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से असर्शन को देख के तो पहले ही पता चल रहा है कि ट्रू है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, स्मॉलर है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्मॉलर यानी कि इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस बिगर होगा। तो ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा करंट को, ना कि करंट लीड करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास ये इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट क्या करता है, लैग करता है, और ईएमएफ लीड करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। एक कैपेसिटर ब्लॉक डीसी एंड अलाउ एसी ओनली। एक कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है डीसी को और एसी को अलाउ करता है। एक कैपेसिटर इज सूटेबल कैपेसिटेंस कैन बी यूज इन एसी सर्किट इन प्लेस ऑफ चॉक कॉइल। तो देखो रीज़न तो हमें यहाँ सही लग रहा है, लेकिन असर्शन बोल रहा है कैपेसिटर ऑफ सूटेबल कैपेसिटेंस कैन बी यूज इन एसी सर्किट इन प्लेस ऑफ चॉक कॉइल। हमें यहाँ दे रखा है कि हम कैपेसिटर ऑफ सूटेबल कैपेसिटेंस एज अ चॉक कॉइल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन एन आइडियल कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। यानी एक हमारे पास है ना, एक आइडियल कैपेसिटर होता है, उसमें जो एवरेज पावर होती है ना, जो कंज्यूम करी जाती है हर साइकिल में, वो ज़ीरो होती है। Therefore, like a chalk coil, a condenser can reduce AC without power dissipation। यानी कि जो चॉक कॉइल है उससे पता चल जाएगा कि जो एक कंडेंसर है वो रिड्यूस कर सकता है एसी को विदाउट पावर डिसिपिएशन। तो पावर खर्च नहीं होगी, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चॉक कॉइल का यूज़ कर सकते हैं, और कंडेंसर क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ना ही इसमें पावर का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है हमें। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th क्वेश्चन था आई गेस। wait, yeah, it was this question, 4th क्वेश्चन। तो जो 4th क्वेश्चन, वेट